हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11 हिंदी यहाँ पे भाग है काव्यखंड, जो कि ये अंतिम पाठ है यहाँ पे 12 मातृभूमि, जिनके लेखक हैं अरुण कमल। आप लोग देख सकते हैं और इसमें हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। भाग है यहाँ पे काव्यखंड, पाठ है 12 मातृभूमि, जिनके लेखक हैं अरुण कमल। तो सबसे पहले हम लोग परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। यहाँ पे है पहला पॉइंट, अरुण कमल का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 15 फरवरी 1954 को। सेकेंड है यहाँ पे, मतलब दूसरा पॉइंट है, अरुण कमल का जन्म स्थान कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा नासरीगंज, जिला रोहतास, बिहार में। अगला है, अरुण कमल के माता पिता का क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा माता का नाम है सुरेश्वरी देवी एवं पिता का नाम है कपिल देव मुनि। ओके, आगे है, अरुण कमल के शिक्षा के विषय में बताएं। तो उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा अनेक गांव, कस्बों, बारून, शेरघाटी, गया, कुदरा में किए। माध्यमिक शिक्षा हसन बाजार से। उच्च शिक्षा पटना विश्वविद्यालय यानी कि पटना से किए। ठीक है, आगे है यहाँ पे, अरुण कमल को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो उत्तर हो जाएगा भारत भूषण, अग्रवाल स्मृति पुरस्कार जो कि 1980 में मिला था, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार 1989 ईस्वी में मिला था, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार 1990 में मिला था, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1996 में मिला था, शमशेर सम्मान 1997 में, नए इलाके में कविता संकलन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1998 में मिल चुका है। आप लोग इसे रिमेंबर कर लें, VVI है सभी। आगे है यहाँ पे, अरुण कमल को कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं? सम्मान की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एफ्रो एशियाई युवा लेखक सम्मेलन श्राजाविले कांगो में भारत के प्रतिभागी, साहित्य अकादमी की सामान्य परिषद एवं सलाहकार समिति के सदस्य, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला की सोसाइटी के सदस्य, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की कार्य समिति के सदस्य रहे। आगे है यहाँ पे, अरुण कमल जी कौन कौन से यात्राएं कर चुके हैं? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कांगो, रूस, चीन, इंग्लैंड, पाकिस्तान एवं म्यांमार की साहित्यिक यात्राएं किए। आगे है, अरुण कमल ने कौन कौन से पत्रकारिता किए हैं? तो उत्तर हो जाएगा प्रभात खबर, रांची के लिए अनुस्वार नामक अनुवाद स्तंभ, नव भारत टाइम्स, पटना के लिए जन गण मन स्तंभ में टिप्पणियाँ किए, लिटरेट वर्ल्ड इंटरनेट पत्रिका के लिए स्तंभ लेखन। आगे है, अरुण कमल की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? उत्तर हो जाएगा अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार कविता संग्रह, कविता और समय आलोचना, वियतनामी कवि तो हूँ की कविताओं टिप्पणियों की पुस्तिका, रूसी कवि माइकोवस्की की आत्मकथा, अंग्रेजी में वाइसेज नाम से भारतीय युवा कविता, कीपलिंग का जंगल बुक, सभी अनुवाद हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे, साथ ही देश विदेश के अनेक साहित्यकारों की कविताओं और लेखों के अनुवाद पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित, अनेक देशी विदेशी भाषाओं में कविताएं अनुदित, उर्दू तथा
पंजाबी में कविता पुस्तकें भाषांतरित रूप में प्रकाशित। आगे है यहाँ पे अरुण कमल के संप्रति के विषय में बताएं, यानी कि वर्तमान में क्या कर रहे हैं। तो पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर एवं आलोचना पत्रिका के संपादक रहे। ठीक है, मतलब अभी जो जारी है, संप्रति कहने का मतलब। यहाँ पे है मातृभूमि कविता कवि के नवीनतम कविता संग्रह पुतली में संसार से ली गई है। ये जो कविता आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, मातृभूमि कविता। तो ये कवि के नवीनतम कविता संग्रह, मतलब कि नया कविता संग्रह है, पुतली में संसार, उससे ली गई है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर के साथ। ठीक है, अभ्यास प्रश्न है, यहाँ पे कविता है, तो कविता के साथ पहला है यह कविता किसे संबोधित है। तो इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा, यह कविता माता, मातृभूमि और मातृभाषा को संबंधित है। कहने का अभिप्राय हमारी माँ होती है, ओके, या मातृभूमि और मातृभाषा को संबोधित है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 2 है, कवि ने स्वयं को मेले में खोए बच्चे सा दौड़ता कहा है। उन्होंने अपनी गति की तुलना समुद्र से की है। कवि ने ऐसी तुलना क्यों की है? काव्य पंक्तियों को उद्धृत करते हुए स्पष्ट करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कवि ने स्वयं को मेले में खोए बच्चे सा दौड़ता कहा है। उन्होंने अपनी गति की तुलना समुद्र से करते हुए कहा है कि और मैं मेले में खोए बच्चे सा दौड़ता हूँ तुम्हारी ओर, जैसे वह समुद्र जो दौड़ता आ रहा है, छाती के सारे बटन खोले हाहाता। ओके, आगे है यहाँ पे, कवि आर्थिक उदारीकरण के आधुनिक युग में सामाजिक विषमता के मेले में खो गया है। मेले में खोए बच्चे को अगर उसकी जनने का अक्स अकस्मात दिखाई पड़े, अचानक दिखाई पड़े, तो उत्कट अभिलाषा से आवेशित होकर वह तूफानी वेग से अपनी माता की ओर दौड़ पड़ता है। अपनी मैया के ममता भरी आंचल के शीतल छाँव में। मैया अब हम लोग ज़्यादातर देहाती गांव कस्बों में उपयोग करते हैं, अपनी माँ को मैया से बोलते हैं, तो वही है यहाँ पे। अपनी मैया के ममता भरी आंचल के शीतल छाँव में समुद्री तूफान को कोई सीमा या दिशा रुकावट नहीं डाल सकती। वैसे ही माँ और शिशु का मिलन कवि द्वारा बच्चे की गति की तुलना समुद्री गति से कर कवि ने वात्सल्य की वाटिका को गौरवान्वित किया है। आगे है यहाँ पे, वस्तुतः कवि के दृष्टिकोण, सोच और संवेदना एक स्वावलंबी, समृद्ध और समतामूलक समाज का मूर्त रूप देखना चाहता है और आशा की किरण देखते ही समुद्री वेग से अपने लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ता है। कवि वैश्विकता से उपजे घोर आर्थिक विषमता के बीच अपने को मेले में खोए बच्चों के रूप में पाता है। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी लेके बना सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। वे मजदूर जो सौंप रहे हैं बारिश मिट्टी के ढेले की तरह, कवि ने मजदूरों के लिए ऐसी उपमा क्यों दी है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, प्रस्तुत कविता में कवि के द्वारा दिए गए सभी उपमा वास्तविक है। बारिश के होने से सभी अलग अलग ढंग से प्रभावित होते हैं, अर्थात सब पर इसका प्रभाव अलग अलग होता है। ये सही बात है। वर्षा के होने से जहाँ बकरियाँ पेड़ की ओट में स्वयं को छुपाने लगती है, सांड बारिश में बेपरवाह सड़क के बीचों बीच खड़ा रहता है। वर्षा में रोमांतक भीग चुके कौवे पेड़ की झुरमुट में छिप जाते हैं। श्रृंगार की हुई नव युवतियाँ दौड़ दौड़कर आंगन में बिखरे हुए सामानों को समेटने लगती है।
आगे की बात करें, लेकिन वही खेतों में काम करने वाले मजदूरों पर इसका कोई असर नहीं होता। कठिन परिश्रम के कारण उसका शरीर गर्मी के महीने की उष्णता से शुष्क ढेले की तरह शुष्क पड़ चुका है। बारिश की बूंद के गिरते ही उसका शरीर उसे सोख लेता है। अर्थात मजदूरों के श्रम की तुलना में कवि को बारिश अपर्याप्त लगता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 आता है। नीचे उद्धृत काव्य पंक्तियों का मर्म उद्घाटित करें। घर के आंगन में ओढ़ा भींगती नाचती और काले पंखों के नीचे कौवे के सफ़ेद रोए तक भींगते और इलायची के छोटे छोटे दाने इतने प्यार से गुत्थम गुत्था थे, सब तुम ही तो हो। इसका कहने का मतलब क्या है, आप लोगों को व्याख्या करना है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की प्रगतिशील यथार्थवादी भावधारा के ध्वजावाहक कविवर अरुण कमल रचित मातृभूमि शीर्षक कविता से उद्धृत है। कवि व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए जड़ और चेतन दोनों में मातृभूमि की तस्वीर देखता है। वर्षा प्रकृति का वरदान है जिससे पृथ्वी पर जीवन का संचार होता है, परंतु वर्षा में घर के आंगन में नवनवेली दुल्हन भींगती है और कौवों के ऊपरी पंख भींगने के बाद आवरण से ढका सफ़ेद रोए भी भीग गए हैं। इलायची के दाने भी वर्षा की बूंदों से तृप्त होकर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। इन सभी रूपों में हे मातृभूमि तुम ही तो प्रतिबिंब होती हो। कवि ने समाज में विभाजित आर्थिक विषमता जो कि क्रमशः उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्गों की दशा और दिशा की ओर संकेत किया है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 आता है। आज यहाँ पे छूट गया था इसलिए इस तरह से दे के लिखा जाता है, सॉरी, इस तरह से। आज जब भीख में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है, तब चारों तरफ क्यों इतनी भाप फैल रही है गर्म रोटी की। यह कैसी भाप है? इस भाप के इतना फैलने में किस तरह की व्यंजना है, आपको बताना है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, कवि समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता से व्याकुल है। वह परोक्ष रूप से हमारी शोषणपूर्ण तथा घोर विषम अर्थव्यवस्था पर की करारी चोट की है। साथ ही साथ हमें आर्थिक विषमता जन्य स्थिति और परिस्थिति को समाप्त करने की दिशा में सोचने के लिए बाध्य करती है। आगे है यहाँ पे, कवि का इशारा आर्थिक उदारीकरण की ओर है। कवि कहना चाहता है, जब भीख मांगने आशय है कि औद्योगिक क्रांति, बौद्धिक जागरण और वैश्विकता के इस दौर में मानवीय संवेदना स्वयं तक सिमट कर रह गई है। बौद्धिक छल बल के बीच मानव कराह रही है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 है। कई दिनों से भूखे प्यासे कवि को माँ किस रूप में दिखलाई पड़ती है? कवि ने किन स्थानों के बच्चों का उल्लेख कविता में किया है और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कविवर अरुण कमल ने विपन्नता की भार से त्रस्त भूखे बच्चों की मार्मिक चित्रण किया है। भूखे बच्चे माँ की ओर मेवा, अखरोट, मखाना और काजू अर्थात सुख समृद्धि देने वाली करुणामय देवी के रूप में दिखलाई पड़ती है। यहाँ पे आगे है, कवि ने प्रकृति के क्रूर मजाक का शिकार आंध्र प्रदेश के किसानों के बच्चे, उड़ीसा के कालहांडी के बच्चे और झारखंड के पलामू के बच्चे की दारुण दशा यानी कि दयनीय दशा का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। प्रकृति के श्राप से अभिशप्त इन क्षेत्रों में पानी का तल काफ़ी नीचे और जमीन ऊपर होने के कारण इन्हें
मौत का दूत के रूप में दुनिया देखती है। कवि चाहता है कि इन क्षेत्रों का भी उद्धार हो और वहाँ भी विकास की रोशनी पहुँचाई जाए। प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 आता है। ये यतीम, ये अनाथ, ये बंधुआ, इनके माथे पर हाथ फेर दो माँ, इनके भींगे केस सवार दो अपने श्यामल हाथों से। इन पंक्तियों का अर्थ लिखें। कवि ने यहाँ भींगे केस क्यों लिखा है? अपनी कल्पना से उत्तर दें। यानी कि आपकी कल्पना शक्ति, यानी कि आप दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं या सोच सकते हैं एक तरह से। तो उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की प्रगतिशील यथार्थवादी विचारधारा के कवि अरुण कमल रचित मातृभूमि शीर्षक कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि का दृष्टिकोण सोच और संवेदना में दृढ़ता, गहराई, व्यापकता और अमोघता परिलक्षित होती है। ठीक है। कवि कहना चाहता है कि मामूली कर्ज के बदले में पराधीन बेगारी की जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त अपने यतीम और अनाथ बच्चों को अपने श्यामल हाथों से आशीर्वाद देकर उनको बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराकर उसके जीवन को संवार दो। आगे है यहाँ पे, हे मातृभूमि, कवि ने मातृभूमि से अपने हाथों से भींगे केस संवारने का अनुरोध किया है। भींगे केस से कवि का अभिप्राय गरीबी का बवंडर में उलझती जिंदगी से है। औद्योगिकरण, बौद्धिक जागरण और वैश्विकता के चक्रव्यूह में शोषित दलित मानवता को पीसते देखकर कवि व्यथित हो उठा है। आधुनिक जीवन शैली में जो त्वरित गति से परिवर्तन हो रहा है, उसका दुष्प्रभाव समाज के साधनहीन, बेबस, गरीब मजदूर और किसानों पर पड़ रहा है। बौद्धिक छल बल के कारण व्यवहार और विचार में कहीं साम्यता नहीं है। ओके, समाज का एक बड़ा वर्ग कृषि जमींदारों तथा आधुनिक औद्योगिक जमींदारों की चक्की के दो पाटों के बीच उनकी स्वार्थपरता का शिकार हो रहा है। उनकी जिंदगी भींगे केस की भांति झलक कर खुद तक सिमट गई सी प्रतीत होती है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 है। तुम किसकी माँ हो? मेरी मातृभूमि। इस प्रश्न का मूल भाव आपके विचार में क्या है? कवि कहना चाहते हैं कि तुम किसकी माँ हो मेरी मातृभूमि। तो इस प्रश्न का मूल भाव आप अपने विचार से दीजिए, आपका विचार क्या है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा तुम किसकी माँ हो मेरी मातृभूमि के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि वैश्विकता के इस आधुनिक युग में आज समाज का एक बड़ा तबका यतीम, अनाथ, सदृश, कृषि अथवा औद्योगिक बंधुआ मजदूर बनने को अभिशप्त है। समाज का एक तबका विकास की बाढ़ से सिंचित है, तो दूसरा तबका शोषण, उत्पीड़न तथा भूखमरी का शिकार है। आगे है यहाँ पे, वह मातृभूमि से पूछता है कि तुम किसकी माँ हो? संपन्नता के सांड या निर्धनता रूपी बकरा की। एक तरफ विकास का गंगा बह रही है, तो दूसरे तरफ साधनहीनता का रेगिस्तान। वस्तुतः कवि कहना चाहता है कि मानवीय जीवन में हम विकास की अनगिनत सोपानों पर बढ़े, परंतु बौद्धिक छलवल के बीच मानवता पीस रही है, कराह रही है। संक्रमण के इस काल में मातृभूमि को ही फैसला लेना है, ताकि मानवता खुशियों से लहलहा उठे। प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 आता है। और मैं भींज रहा हूँ, नाच रही धरती, नाचता आसमान, मेरी कील पर नाचता नाचता मैं खड़ा रहा, भींजता बीचों बीच। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कविवर अरुण कमल ने समाज में व्याप्त विषमता पर करारा चोट किया है। कवि आसमान और धरती के बीच खड़ा भींग रहा है,
समाज का एक वर्ग अट्टालिकाओं और महलों के साए में विलासी जिंदगी बिता रहा है, तो दूसरा वर्ग आश्रय देने में असमर्थ, झोपड़ी में शोषणपूर्ण तथा घोर विषम अर्थव्यवस्था में जी रहा है। कवि दोनों के बीच का केंद्र अर्थात मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कवि का भाव दोनों के बीच अर्थात धरती और आसमान के बीच भींजना है। यहाँ पे देखिए, ये भींजना वर्ड है, ये गांव या देहातों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, भींजना है। कवि की संवेदना में व्यापक गहराई, अक्षुण्ण दृढ़ता, व्यापकता और अमोघता यथार्थ रूप में परिलक्षित होता है। यहाँ पे भींजना कहने का मतलब होता है भींगना से। ओके, प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 आता है। कविता में कवि ने स्वयं के भींगने को भींजना कहा है, जबकि सिंधु घाटी का चौड़े पट्टे वाला सांड, बच्चों के केस, नवोढ़ा या कौवे के पंखों के लिए भींगना। ऐसा क्यों? क्या इसका कोई भौगोलिक भाषाई आधार है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, कविता में कवि ने सिंधु घाटी का चौड़े पट्टे वाला सांड को कृषि और औद्योगिक जमींदार तथा बच्चे नवोढ़ा या कौवे को यतीम, अनाथ और खुद को दोनों के बीच अर्थात मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व के रूप में रेखांकित किया है। कवि ने स्वयं के लिए भींजना कहकर अपने गवई भाषा भोजपुरी के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित किया है। देखिए, बात वही ना आई, गवई कहने का मतलब गांव में सब ऐसे ही उपयोग करते हैं, भींजना। ठीक है, और सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन काल से ही समुन्नत एवं संपन्नता के शिखर पर है। कवि का भोजपुर क्षेत्र अभी भी विकास की रोशनी से कोसों दूर है। दोनों क्षेत्रों के भौगोलिक और भाषाई आधार में जमीन और आसमान का अंतर है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 11 है। शब्दों के प्रयोग में कवि अपनी पीढ़ी में अतिशय सावधान है। उसके सावधान शब्द प्रयोगों के कुछ उदाहरण कविता से चुनकर उनका अर्थ स्पष्ट करें। तो उत्तर हो जाएगा, प्रगतिशील यथार्थवादी कवि अरुण कमल ने शब्दों के प्रयोग में परंपरा से अपना एक जीवंत, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जीवंत और स्वतंत्र संबंध बनाया है। उनके शब्दों में हिंदी और भारतीय धातु और प्रकृति है, तो वैश्विक उसका परिवेश और प्रत्यय। शब्दों के प्रयोग में कवि अपनी पीढ़ी में अतिशय सावधानी बरतने के कारण इतनी उपलब्धियां चढ़ती दोपहरी के समान है। भोजपुरी शब्दों का कविता में अतिशय प्रयोग कर कवि ने अपनी गवई भाषा के प्रति श्रद्धा अर्पित की है। आगे है, कवि के सावधान शब्द प्रयोगों के उदाहरण भींजता, बग हहाता, ओट छेके, बारिश, नवोढ़ा, गुत्थम गुत्था, खुबनिया, चौखट, श्यामल, धूसर, छपरो, देहरी, टेक, बंधुआ, अनाथ, सवार और तख्ती आदि है, जिसका अर्थ क्रमशः भींजता, आच्छादित, उत्कट, अभिलाषा से भरना, हलचल पैदा करती, सहारा, आरक्षित, वर्षा, नई नवेली दुल्हन, एक दूसरे से गुत्था हुआ, एक प्रकार का मेवा, कमरा का निकास द्वारा सांवला, धूल से भरा, झोपड़ी का छत, दरवाजा, सहारा, मामूली, कर्ज के बदले पराधीन, बेगारी जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त व्यक्ति सजाना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 12 है। इस कविता में माँ और मातृभूमि की छवियाँ एक दूसरे में घुल मिलकर एकाकार हो जाती है तथा देश और काल के पटल पर माँ की प्रतिमा व्याप्ति और विस्तार पा जाती है।
इस दृष्टि से कविता पर विचार करें और एक टिप्पणी लिखें। तो ये शायद लास्ट है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। प्रस्तुत कविता में कवि के द्वारा संपूर्ण धरती को एक माँ के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। कवि स्वयं को इस कविता में एक बच्चे की तरह प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है। किसी भी जीव के जीवन का आरंभ मातृशक्ति से ही होता है, यही उसके जीवन को विस्तार देती है। इसी का विस्तृत रूप पृथ्वी में दिखाई देता है, जो एक माँ की तरह सभी को जीने के लिए आवश्यक संसाधन और परिस्थितियाँ समान रूप से उपलब्ध कराती है। कविता में बार बार मातृभूमि शब्द की आवृत्ति से पाठक को माँ के स्नेहयुक्त मातामयी प्रेम और अपनेपन का अनुभव होता है। अब वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब क्लास 11th का काव्य खंड, गद्य खंड दोनों कंप्लीट हो गया है। बायोलॉजी कंप्लीट हो रहा है और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बन चुका है। क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी बुक का अगर आप लोग देख सकते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स।